हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, चैप्टर नंबर 7। एनसीईआरटी के अनुसार चैप्टर नंबर ये 7 है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो सेंटर ऑफ मास से क्वेश्चन है, यानी सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ मोशन का क्वेश्चन हम लोग आज सोल्व करेंगे। तो सेंटर ऑफ मास से 7 क्वेश्चन है और सेंटर ऑफ मोशन से, सेंटर ऑफ मास ऑफ मोशन से 3 क्वेश्चन है। हम लोग टोटल 10 क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक से, मतलब कि सेंटर ऑफ मास एंड मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास से क्वेश्चन बहुत कम आता है, बहुत कम, रेयर केस में आता है। जैसे 2023 में नहीं आया है ना, 2020 में आया है क्वेश्चन और 2023 में भी नहीं आया। आप देखते हैं 2024 में आता है कि नहीं आता है, बहुत कम क्वेश्चन आता है। तो इसका आप थ्योरी भी पढ़िएगा ना तो बहुत लिमिटेड थ्योरी पढ़िएगा, पढ़ना तो होगा क्योंकि नीट में सभी टॉपिक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है अगर आप नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। जैसा कि आप थ्योरी जानते हैं तो पहला जो क्वेश्चन है, 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 10 kg and 20 kg respectively are connected to the 2 ends of a rigid rod of length 10 meter with negligible mass. The distance of the center of mass of the system from the 10 kg mass is. सिंपल सवाल है, आप थ्योरी पढ़े होंगे पॉइंट मास के लिए, सेंटर ऑफ मास पॉइंट मास के लिए ये हो गया पॉइंट मास, इसको पॉइंट मास बोलते हैं। ये हो गया M2 और ये हो गया M1 और इसको कनेक्ट किया है, किससे कनेक्ट किया है? एक मासलेस रॉड से। तो ये इसकी जो बीच की जो डिस्टेंस दिया हुआ है बच्चों, वो दिया हुआ 10 मीटर, 10 मीटर। ओके, तो इसके जो फार्मूला होंगे एक्स सेंटर ऑफ मास, चूँकि एक्स एक्सिस पे ही रखा हुआ है तो फार्मूला होगा M1 x1 प्लस M2 और x2, इस तरह से रखा हुआ है। ये हो गया M1 और ये हो गया प्लस M2। तो आपको 10, ये वाला मास जो है वो 10 kg का है और ये हो जाएगा आपको 20 kg। ये बन गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम। अब यहाँ पे जो देख रहे हैं ये लिखा हुआ है क्या, एक सेंटर ऑफ मास लिखे हुए हैं, वाई सेंटर ऑफ मास नहीं लिखे हुए हैं। क्यों नहीं लिखे हुए हैं? क्योंकि ये दोनों जो ब्लॉक है वो एक्स एक्सिस पर है, तो इसका सिर्फ क्या होगा, एक्स सेंटर ऑफ मास होगा, वाई सेंटर ऑफ मास नहीं होगा। समझ में आया बच्चों? इधर क्या ले लेते हैं, वाई, तो वाई सेंटर ऑफ मास सिर्फ होगा, एक्स सेंटर ऑफ मास होगा, वाई सेंटर ऑफ मास नहीं होगा। तो अब क्या है कि यहाँ पर फॉर्मूला है M1 x1 प्लस M2 x2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो M1 M2 तो है, x1 x2 नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 0,0 लिखेंगे। ओके, यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, 10,0 लिखेंगे। समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 10 इंटू 0 प्लस 20 इंटू 10 और डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे बच्चों, 10 प्लस 20। तो ये क्या हो गया आप, ये हो गया 200 और डिवाइडेड बाई 30, तो ये आएगा, ये आएगा आपको 20/3 मीटर। आंसर फ्रॉम कहाँ से है, फ्रॉम M1 से हो गया आंसर, ये आंसर था। समझ में आया? तो इसी तरह का क्वेश्चन होता है सेंटर ऑफ मास का, सिंपल होता है लेकिन पूछता बहुत कम है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया है 2022 का है छोटू, ये 2022 में पूछा है, हाँ 2022 में पूछा है। उसके बाद फिर 2020 में पूछा है, फिर 2012 में पूछा है, 2009 में पूछा है, 2004 में पूछा है, उसके बाद 99 में पूछा है, उसके बाद 97 में पूछा है, इस तरह का है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन सेम इसी तरह का है, करें कि 2 पार्टिकल ऑफ मास 5 kg and 10 kg respectively are attached to the 2 ends of the rigid rod of length 1 meter with negligible mass। फुल स्टॉप, रॉड का मास नहीं है। The center of mass of the system from 5 kg particle nearly at a distance। सेम सवाल है, सेम। तो आप इसको क्या करिए, एक्स एक्सिस मान लीजिए, ये M2 हो गया, ये M1 हो गया, ये M1 है और ये M2 है
इसके बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों 1 मीटर है। ये आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, y कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर 0,0 कोऑर्डिनेट, यहाँ पर कोऑर्डिनेट कितना होगा 1,0 है ना, 2 कोऑर्डिनेट ले लिया हम। तो x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू लिखेंगे m1 फिर x1 प्लस m2 फिर x2 डिवाइडेड बटे m1 प्लस m2। x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1, यानी कहने का मतलब है कि m1 का मतलब है यहाँ पर m1 दिया हुआ है 5 kg, m1 है बच्चों 5 kg और m2 जो है वो है आपको 10 kg, m2 है 10 kg। ठीक है, तो आप सही हार दीजिए इसको और इसी तरह से फार्मूला में इसको पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर लिखिए क्या 5 गुणे 0 प्लस 10 गुणे 1, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 1 मीटर है, डिवाइडेड बटे 5 प्लस 10, तो ये कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बटे 15 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बटे 3। एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बटे 3 मीटर, ये हो गया आंसर। क्लियर, फार्मूला पुटिंग है, इसको बोलते हैं पॉइंट मास। क्या बोलते हैं बच्चों, पॉइंट मास। तो इसमें ये मीटर में हो गया, तो इसमें आंसर जो दिया हुआ है कुछ इस तरह से दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अब पहला का आंसर आपको मीटर में दिया हुआ है 20/3, दूसरा का सेंटीमीटर में दिया हुआ है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप सोल्व करिएगा तो एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू कितना मिलेगा 0.666 मिलेगा मीटर। तो इसको क्या लिख सकते हैं 66.6 सेंटीमीटर, है ना। इसको लिख सकते हैं क्या 67 सेंटीमीटर, ये हो गया आंसर। ऑप्शन में आपको ये दिया होगा, अगर मीटर में होगा तो ये भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, या ये वाला भी लिख सकते हैं। ओके, तो सेंटर ऑफ मास से क्वेश्चन बहुत कम रहता है बच्चों, मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, बहुत कम पूछता है, लेकिन 2022 में पूछा है, उसके बाद उसके पहले 2020 में पूछा है, उसके पहले 2012 में पूछा है, तो क्वेश्चन इससे कम रहता है। क्वेश्चन नंबर है 3। अब 3 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 masses are placed on the x-axis, 300 gram at the origin, 500 gram at x बराबर 40 सेंटीमीटर and 400 gram at 70 सेंटीमीटर। The distance of center of mass of the origin is। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है बच्चों कि 3 ब्लॉक्स आ गया, तो 3 ब्लॉक्स आ गया, तो 3 ब्लॉक्स के लिए कोई नया फार्मूला नहीं है, फार्मूला सेम है। ओके, यहाँ पर हो गया m3, यहाँ पर हो गया आपको m2 और यहाँ पर हो गया आपको m1 और ये हो गया आपको y, ये हो गया 0,0 0,0। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट मिलेगा वो क्या मिलेगा 40 सेंटीमीटर में है तो 40,0 और फिर यहाँ पर क्या होगा 40 यानी 70,0, ये हो गया 70,0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 40 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये हो गया आपका 70 सेंटीमीटर। तो उसके अकॉर्डिंग आप कोऑर्डिनेट निकाल दिए। m1 इज इक्वल टू जो दिया हुआ है वो 300 ग्राम है और m2 इज इक्वल टू जो दिया हुआ है वो 500 क्या है ग्राम है, और जो m3 जो दिया हुआ है m3 वो दिया हुआ है कितना, m3 जो दिया हुआ है वो 400 ग्राम है, 400 ग्राम। सही है, ओके। तो आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो एक सेंटर ऑफ मास होगा m1 x1 m2 x2 फिर m3 फिर x3 और डिवाइडेड बटे m1 प्लस m2 और प्लस m3। डाउट नहीं, एक सेंटर ऑफ मास ही लिखेंगे क्योंकि हम एक्स एक्सिस पर इसको अरेंजमेंट किए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एक्स सेंटर ऑफ मास m1 का मतलब क्या हुआ 300 गुणे 0 और प्लस m2 है आपको 500 इंटू 40,
प्लस 400 इंटू 70, और उसके बाद क्या हो गया ये मास 300 और 500, 800 और 400, 1200, तो ये हो गया 1200 ग्राम। ग्राम में है तो ऊपर भी ग्राम में है, नीचे भी ग्राम में है, तो ग्राम और ग्राम कैंसिल हो जाएगा, माने यहाँ पर ग्राम कॉमन हो जाएगा ना, ग्राम यहाँ भी ग्राम है, कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो गया 30 और यहाँ पर भी हो गया 30, तो यहाँ पर 30 कॉमन आएगा यहाँ से, तो ये होगा 4 इंटू 5, 4 इंटू 5, तो ये हो गया 20, और यहाँ पर 30 कॉमन आएगा तो 4 इंटू 7, 28, और यहाँ पर हो जाएगा आपको कितना 1 और 2 डबल 0, तो ये और ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर मिलेगा 10, यहाँ पर मिलेगा कितना आपको 48, यहाँ पर मिलेगा 48, हाँ 8 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, यहाँ पर मिलेगा 12, तो यहाँ पर हो गया 4, तो ये हो गया आपको x सेंटर ऑफ मास इजिकल टू, x सेंटर ऑफ मास इजिकल टू 40, अब ये किस में है, सेंटीमीटर में है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहे कि 2 बॉडीज ऑफ मास 1 kg एंड 3 kg हैव द पोजीशन वेक्टर I कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप एंड माइनस 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप रेस्पेक्टिवली, देयर सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम आर पोजीशन वेक्टर, मतलब कि आपको पोजीशन वेक्टर के टर्म में सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो काफ़ी आसान है। देखिए इसका जब सेंटर ऑफ मास की आप बात करिएगा पोजीशन वेक्टर के अकॉर्डिंग निकालने के लिए, तो सबसे पहली बात कि m1 का वैल्यू आप जान जाइए और m2 का वैल्यू आप लिख लीजिए। तो यहाँ पर 1 kg है और उसके बाद था m1 था 1 kg और m2 था 3 kg। उसके बाद आपको r1 वेक्टर का पता करना होगा, फिर r2 वेक्टर को पता करना होगा, और इसी के अकॉर्डिंग आप फार्मूला भी लिखिएगा, I कैप प्लस 2j कैप आप प्लस k कैप, यहाँ पर क्या हो गया माइनस 3i कैप और माइनस 2j कैप और प्लस क्या हो गया k कैप रेस्पेक्टिवली। द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम हैज अ पोजीशन वेक्टर। तो देखिए इसमें सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, इसको लिखते हैं r सेंटर ऑफ मास, इसमें लिखते हैं क्या m1 r1, यही आपको एक्चुअल डेफिनेशन होता है। सेंटर ऑफ मास आप पढ़े होंगे तो आपको सर जो पढ़ाए होंगे वो इसी तरह से आपको फार्मूला बताए होंगे, और फिर आपको r1 r2 का वैल्यू लिखकर और यहाँ पर x सेंटर ऑफ मास प्लस y सेंटर ऑफ मास प्लस z सेंटर ऑफ मास करके इक्वेट करके फार्मूला निकाले होंगे, x सेंटर ऑफ मास, y सेंटर ऑफ मास और z सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, ये r सेंटर ऑफ मास, r सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1, तो m1 का वैल्यू कितना है 1 kg है, और यहाँ पर क्या हो गया r1 का वैल्यू क्या I प्लस 2j प्लस कितना k प्लस m2, है ना, ये हो गया 3, तो 3 में हो गया माइनस 3i कैप प्लस माइनस 2j कैप प्लस कितना k कैप और डिवाइडेड बटे 1 प्लस 3, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस 3 ये 9 हो जाएगा, 9i कैप माइनस 6j कैप प्लस कितना हो जाएगा 3k कैप, ऐसे होगा, डिवाइडेड बटे कितना हो गया, डिवाइडेड बटे 4 हो गया, देख रहे हैं आप। तो इसको आप सोल्व करेंगे इससे तो कितना हो जाएगा माइनस 8i कैप, है ना, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 4j कैप, है ना, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 4k कैप, ऐसे होगा। तो यहाँ भी 4 रहेगा और यहाँ भी क्या रहेगा 4 रहेगा, यहाँ भी क्या रहेगा 4 रहेगा, माइनस 2i कैप माइनस j कैप
प्लस के कैप, ऐसे होगा। ये हो गया आर सेंटर ऑफ मास, ये हो गया आपका आंसर। जब आपको पोजीशन वेक्टर के टर्म में दिया रहेगा तो ऐसे फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। आप कुछ सवाल का वैरायटी अगर आप जान जाएंगे तो आपको सोल्व करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो आर सेंटर ऑफ मास इक्वल टू -2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, यही हो गया आपका इस आंसर हो गया। तो ऑप्शन में है यहाँ पर ऑप्शन ए है, देखिएगा ना, ए ऑप्शन देखिएगा। 35 ईयर्स का अगर क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा तो उसमें ऑप्शन ए होगा। अब मार्केट में 36 ईयर का भी क्वेश्चन बैंक आ गया है ना, तो मतलब कि 2023 के क्वेश्चन को इसमें ऐड कर दिया है, तो सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग आगे पीछे हो सकता है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 4 सोल्व कर लिया। अब 5 क्वेश्चन है जो बड़ा फेमस क्वेश्चन है, और इसमें है कि थ्योरी है, आप फार्मूला बैठा दीजिए और थ्योरी के बारे में अगर आप जानते हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5, consider a system of 2 particles having masses m1 and m2. If the particles of the mass m1 is pushed towards the center of mass of the particle through a distance d, मतलब कि d डिस्टेंस से हम लोग उसको पुश कर रहे हैं, by what distance would the particle of mass m2 move so as to keep the center of mass of the particles at the original position। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहना ये चाहता है कि जैसे कि 2 मास है, 2 मास, ओके, और इसका जो ये m2 है, ये क्या है, m1 है, ठीक है, इस तरह से है। तो हम मान लेते हैं कि इसका जो कोऑर्डिनेट है वो x1, y1 है, और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो x2, y2 है, इस तरह से है, ओके। तो y2 तो 0 है, x एक्सिस पर रखे हैं, तो समझ में बात, x एक्सिस पर रखे हैं तो y2 क्या हो गया, 0 हो गया ना, y1 भी क्या हो गया, 0 हो गया, इस तरह से। तो इसका एक अपने एक सेंटर ऑफ मास होगा, बिल्कुल एक सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 होगा, फिर x1 होगा, और प्लस m2 होगा और x2 होगा, और डिवाइडेड बटे क्या होगा, m1 होगा और प्लस m2 होगा। ये सिंपली हम क्या किए हैं कि m1 m2 को अरेंज कर दिए, और अरेंज करने के बाद उसका हमने कोऑर्डिनेट लिख दिया, सिंपल एक थ्योरी की तरह मैंने इसको सजा दिया है, ठीक है ना। अब सवाल में ये कह रहा है कि अगर m1 को सेंटर ऑफ मास के तरफ, अगर हम m1 को सेंटर ऑफ मास के तरफ हम शिफ्ट करा देते हैं, सपोज दैट m1 को सेंटर ऑफ मास की तरफ अगर हम शिफ्ट करा दें d डिस्टेंस से, ये कह रहा है कि सेंटर ऑफ मास की तरफ शिफ्ट करा देते हैं d डिस्टेंस से, तो हम चाहें कि इसका सेंटर ऑफ मास में कोई चेंजिंग ना आए, मतलब कि सेंटर ऑफ मास के पोजीशन में कोई चेंज ना आए, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको d डिस्टेंस आगे लेके जाते हैं, सपोज दैट, है ना, यहाँ सेंटर ऑफ मास है, तो वहीं से नहीं ये x1 डिस्टेंस पर होगा, बात समझे कि नहीं समझे, ये उसी डिस्टेंस, उसी पर डिस्टेंस पर होगा इसका पोजीशन। तो हम इसको क्या करते हैं, d डिस्टेंस आगे लेके जाते हैं, d डिस्टेंस आगे, m1 को अगर आप d डिस्टेंस आगे ले जाइएगा तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो ये वाला कोऑर्डिनेट जो होगा, ये वाला कोऑर्डिनेट वो हो जाएगा आपको x1 माइनस d हो जाएगा, समझ रहे नहीं आप, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक x1 है ना, ये पूरा x1 है बच्चों, x1 यहाँ से यहाँ तक x1 है। अब हम इसको कहाँ लेंगे, ये सेंटर ऑफ मास हो गया, ये क्या हो गया आपका सेंटर ऑफ मास, CM बोलते हैं इसको, ये हो गया सेंटर ऑफ मास, है ना, सेंटर ऑफ मास।
तो यहाँ पर अब ये आ गया m1 यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये बीच वाली दूरी कितना होगा x1 माइनस डी और कोमा 0। ये समझ में आया आपको? थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहिए था ये वाला कोऑर्डिनेट, ये वाला कोऑर्डिनेट आ गया x1 माइनस डी कोमा 0। थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, थोड़ा सा बड़ा देखो इसको। इस तरह से है, ये m1 है और ये क्या हो गया m2 हो गया। अब मान लेते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर है, यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास है, तो ये हो गया आपको यहाँ से x1 और ये हो गया मान लीजिए x2। तो एक फार्मूला क्या लिखेंगे इसमें, x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बटे m1 प्लस m2 लिखेंगे। अब क्या है कि ये कोऑर्डिनेट है x1, 0 का, x1, 0 का, ई कोऑर्डिनेट है जो x2, 0 का है। तो अब इसको हम क्या करते हैं कि d डिस्टेंस शिफ्ट कर देते हैं इधर। ओके, तो m1 इधर आ गया, तो ये जो कोऑर्डिनेट बनेगा नया वो क्या बनेगा आपको x1 माइनस डी बन गया नया कोऑर्डिनेट। तो अब क्या करते हैं कि हमको ये पता करना है कि अगर आप d डिस्टेंस इसको इधर लेके जा रहे हैं तो इसको कितना जाना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास न चेंज होने के लिए। मतलब कि अगर इसको d डिस्टेंस आगे लेके जा रहे हैं तो हमें इसको कितना डिस्प्लेस करना चाहिए ताकि सेंटर ऑफ मास में कोई चेंजिंग ना आए। तो सेंटर ऑफ मास ये फर्स्ट हो गया। और दूसरा काम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि ये जो है ये जो कोऑर्डिनेट जो नया वाला कोऑर्डिनेट होगा, नया वाला कोऑर्डिनेट ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपको सपोज दैट मान लेते कि इधर चला गया सपोज दैट डी डिस्टेंस, हमको मालूम नहीं है किधर जाएगा ये, सपोज दैट यहाँ आ गया ये m2, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x2 प्लस डी हो जाएगा। x2 प्लस ये होगा सॉरी d1, इसको d1 मान लेते हैं, ये d1 है तो इसको हमने d1 माना है ना। सवाल ये है कि अगर ये d इधर जाता है तो इसको अगला डिस्टेंस कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो अब तो मास अलग अलग है, तो अगर ये d जाता तो इसको भी d लाना पड़ता अगर मास इक्वल रहता तब, लेकिन मास तो अलग अलग है। तो हमने मान लिया है यहाँ पे कि d1 डिस्टेंस लेकर गए, d1 डिस्टेंस। तो नेक्स्ट लिखते हैं सेंटर ऑफ मास, एक सेंटर ऑफ मास फर्स्ट इज इक्वल टू यहाँ पर m1 लिखेंगे और x1 माइनस डी प्लस m2 लिखेंगे और क्या लिखेंगे बच्चों x2 प्लस डी लिख देते हैं और यहाँ पर लिखेंगे क्या m1 प्लस m2। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई इधर काहे लेके जा रहे हैं, आप इधर ले जाइए चाहे इधर ले जाइए, वो d अपने ही जो ये d है सॉरी ये d1 जो है d1 अपने ही पॉजिटिव निगेटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो हमको इधर लेके जाना होगा, निगेटिव आएगा तो इधर लेके आना होगा। डी डिस्टेंस कितना डिस्प्लेस करेगा ये सवाल है, मतलब कि कितना सॉरी d1 जो है कितना डिस्टेंस डिस्प्लेस कराना पड़ेगा इसको सेंटर ऑफ मास को कांस्टेंट रखने के लिए। नाउ नो चेंज इन सेंटर ऑफ मास, नो चेंज इन सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं है आ रहा है। तो क्या करेंगे, ये 2 है ना, ये 2 है, एक सेंटर ऑफ मास फर्स्ट, एक सेंटर ऑफ मास सेकेंड। तो यहाँ पर क्या लिखना है m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बटे क्या होगा m1 प्लस m2। यहाँ पर क्या होगा m1 x1 माइनस डी प्लस m2 x2 प्लस d1 और डिवाइडेड बटे m1 प्लस m2। ये और ये कैंसिल हो गया, कोई डाउट? चलिए यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया m1 फिर x1 प्लस m2 और x2 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया m1 x1 माइनस m1 d अब प्लस m2 x2 प्लस
प्लस m2 इंटू d1 हो जाएगा। तो देखिए इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो गया। तो आपको मिलेगा यहाँ पर माइनस m1d प्लस m2d1 इजिकल टू 0। तो m1d इजिकल टू m2d1, d1 इजिकल टू m1 डिवाइडेड बटे m2 इंटू d, ये आंसर हो जाएगा। इतना डिस्प्लेस करना पड़ेगा। किधर डिस्प्लेस करना पड़ेगा? राइट की तरफ। अगर ये आगे जाएगा तो इसको भी और आगे जाना पड़ेगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास बीच में रहे। सवाल ये है कि m1 और m2 दो मास हैं, ठीक है, और इसका एक सेंटर ऑफ मास होगा। क्लियर? अब सवाल ये है कि इसको कितना आगे डिस्प्लेस कर दिया जाए, मतलब इसको अगर आप d डिस्टेंस आगे लेके जा रहे हैं तो इसको कितना डिस्प्लेस करना पड़ेगा ताकि सेंटर ऑफ मास क्या रहे? कांस्टेंट। तो इतना डिस्टेंस इसको डिस्प्लेस करना पड़ेगा। अब ये प्लस में आया है तो आगे की तरफ डिस्प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है ना? कोई डाउट नहीं? तो सिंपल क्वेश्चन था, कोई कठिन नहीं था। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करते हैं। सेंटर ऑफ मास का थ्योरी में थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम होता है। अगर आप बेसिक से पढ़िएगा, एनसीईआरटी लेकर ही पढ़ते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन, 3 identical metals balls, each of the radius small r, are placed touching each other and on a horizontal surface such that its equilateral triangle is formed. When center of 3 balls are joined, the center of mass of the system is located. कह रहे हैं ना कि यहाँ पर इस तरह से स्फीयर रखे हुए हैं, ऐसे रखा हुआ है। 3 स्फीयर्स है, 3 तो अब कह रहा है कि सभी के सेंटर को मिला देते हैं। तो इसका रेडियस r है, इसका रेडियस r है, तो इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई? इसकी जो डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई? 2r हो गई। मतलब कि इस तरह से हो गई, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई। अब कहना है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है। मान ली m मास, ये हो गया आपका 2r, ये हो गया आपका 2r और ये होगा आपका 2r। इसमें क्या करते हैं ना कि इस तरह से डॉट डॉट लाइन ड्रॉ करते हैं, ओके, ऐसे भी डॉट डॉट लाइन ड्रॉ करते हैं, ये भी, और यहाँ से यहाँ पर कट कर गया यहाँ पर, तो ये CM है। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड। सेंट्रोइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ऑप्शन पढ़िए, कह रहा है कि ऑप्शन ए में लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ एनी 2 बॉल्स, मैंने कह रहा है कि लाइन ज्वाइनिंग 2 बॉल का सेंटर ये है ना, तो कह रहा है कि इसी पर कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। बिल्कुल गलत है ना, सेंटर पर होगा। इसके एक मास यहाँ, एक मास यहाँ, एक मास यहाँ, तो उसका सेंट्रोइड पर होगा। बहुत बड़ा फिजिक्स नहीं है ये। बी में है सेंटर ऑफ वन ऑफ द बॉल्स, कह रहा है कि इसके सेंटर पर सेंटर ऑफ मास होगा पूरा सिस्टम का। इसके सेंटर पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा, इस बॉल का सेंटर ऑफ मास सेंटर पर होगा, इस बॉल का सेंटर ऑफ मास सेंटर पर होगा, इस बॉल का सेंटर ऑफ मास सेंटर पर होगा। ओवरऑल देखिएगा सेंट्रोइड पर होगा। सी में कह रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पर होगा। हॉरिजॉन्टल सरफेस मतलब ये वाला सरफेस हो गया ना, तो कह रहे हैं कि इस पर कहीं लाइक करेगा। बिल्कुल गलत है। और डी ऑप्शन में कह रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस, तो यही होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, ये मैंने सेंट्रोइड पर होगा। मतलब कि इसका ऑप्शन जो हो गया वो हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 7, कह रहे कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स डज नॉट डिपेंड्स, मतलब कह रहा है किस बात पर डिपेंड नहीं करती है। सेंटर ऑफ मास है ना, देखिए सेंटर ऑफ मास में आप जो फार्मूला आप लिखते हैं
वो m1 लिखते हैं, x1 लिखते हैं प्लस m2 लिखते हैं और x2 लिखते हैं डिवाइडेड बटे क्या लिख रहे हैं, m1 लिख रहे हैं प्लस m2 लिख रहे हैं कि नहीं। तो अब सेंटर ऑफ मास तो मास पर डिपेंड कर ही रहा है, पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है। ऑप्शन पढ़ते हैं, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स गलत है, पोजीशन पर डिपेंड करता है। रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स माने इन दोनों पार्टिकल्स के बीच की दूरी पर डिपेंड करता है। मास ऑफ द पार्टिकल्स मास पर डिपेंड करता है। फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल्स मतलब कि जो फोर्स है ना उस पर डिपेंड नहीं करता है। नाउ फोर्स ड्यू टू पार्टिकल्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि जितना फोर्स ये पार्टिकल इस पर लगा रही है ना उतना ही फोर्स वो भी पार्टिकल लगा रही है, दोनों पे फोर्स सेम है। पार्टिकल अगर अलग अलग भी है तो दोनों पे फोर्स लगा रही है वो सेम लगा रही है। तो जो नेट फोर्स होता है, नेट फोर्स एफ नेट, वो क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। सिस्टम का नेट फोर्स जो होगा वो होगा जीरो। यहां तक कोई डाउट नहीं। ओके, तो इसको मैं मिटा देता हूं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था दोनों, 6 और 7 दोनों थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। अगर आप एक भी लेक्चर सेंटर ऑफ मास का लेते हैं तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 में बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, तो मैं बता देता हूं कि इसमें क्या दिक्कत होती है। 2 पर्सन ऑफ masses 55 kg and 65 kg respectively are at the opposite ends of the boat. Full stop. The length of the boat is 3 meter and the weight 100 kg. Full stop. The 55 kg man walks up to the 65 kg man and sits with him. Full stop. If the boat is in still water, the center of mass of the system shift by. पहली बात कि एक यहाँ पर एक बोट है, यहाँ पर एक आदमी है और एक किनारे पर आदमी है, ठीक है। इस बोट की जो लंबाई है वो 3 मीटर है। पहला बात, इस बोट की जो लंबाई है वो 3 मीटर है और ये बोट का मास है। पहली बात कि मास ऑफ बोट ये है 100 kg का है, ठीक है। और ये जो है M2 है जो 65 kg का आदमी है। यहाँ पर जो है M1 है वो है आपको 55 kg का आदमी, 55 kg का है। ये आदमी क्या करता है कि ऐसे ऐसे चलना स्टार्ट करता है और चलते चलते यहाँ चल जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि नाउ, यहाँ पर सिंपल लिखेंगे कि नाउ व्हेन M1 मैन reach at M2 man, there is no any external force, there is no any external force, मतलब इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है। देयर इज नो एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, सो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज, सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज। तो जो इसका एक्स सेंटर ऑफ मास होगा बोट का और पूरे सिस्टम का, वो क्या होगा, जीरो आंसर होगा। कोई पोजीशन इसमें चेंज नहीं कर रहा। जैसे कि आपको अगर हम बात करें यहाँ पर नोट में, एफ एक्सटर्नल जो होता है वो क्या होता है बच्चों, 0। तो एक फार्मूला पढ़े होंगे कि एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा पी अपन डेल्टा टी, इस तरह से फार्मूला आप लिखते हैं, वेक्टर में लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स को आपने 0 कर दिया, तो डेल्टा पी वेक्टर डिवाइडेड बाय आपने डेल्टा टी कर दिया। तो डेल्टा पी वेक्टर इज इक्वल टू आपने 0 किया, फिर क्या किया, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेल्टा पी, तो यानी एम लिखिएगा और वी फाइनल लिखिएगा और इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, एम लिखिएगा और वी इनिशियल लिखिएगा। यहाँ पर एम लिखिएगा और एक्स फाइनल लिखिएगा,
फिर m लिखिएगा और x इनिशियल लिखिएगा। m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2। अगर अदर पार्टिकल के लिए आप लिख रहे हैं तो मैंने सेम पार्टिकल की बात की है, अदर पार्टिकल के लिख सकते हैं। मैंने इनिशियल फाइनल करके लिखा है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो दोनों का पोजीशन क्या रहेगा? सेम। तो उसमें चेंज कितना हुआ? 0। मतलब कि पोजीशन चेंज नहीं करेगा। इस तरह का सवाल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कब यूज करते हैं? जब एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है, जैसे कि फ्री स्पेस हो गया, फ्री ग्रेविटी हो गया, तो उन सभी चीज़ों में इसको बात करते हैं। मतलब कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं करेगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। तो 0 आंसर होगा। अगर चेंज निकालेंगे तो 0 होगा, क्योंकि दोनों इक्वल क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी कुछ इसी तरह का है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे कि 2 पार्टिकल सच आर इनिशियली एट रेस्ट। 2 पार्टिकल है और इनिशियली किस में है? रेस्ट में है। ओके। मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर अंडर द एक्शन ऑफ द म्यूचुअल इंट्रैक्शन, फुल स्टॉप। If there are speeds r v and 2v at any instants, then the speed of center of mass of the system will be। कह रहे कि 2 पार्टिकल्स है, 2 पार्टिकल्स इस तरह से, एक क्या है? इधर है 2v है, और इधर क्या है? एक v है, और उसके मास भी दिया हुआ है। नहीं, मास तो नहीं दिया हुआ है, 2 पार्टिकल्स सिर्फ दिया हुआ है, m1 और m2 हम मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन v और 2v दिया हुआ है, तो ये हो गया m1 हो गया, और ये हो गया आपका m2, ठीक है, m2। तो अब जरा समझिए इसमें कि v सेंटर ऑफ मास इनिशियल क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि वो रेस्ट में है। किस में है? इनिशियली रेस्ट में है। और v सेंटर ऑफ मास इसका फाइनल क्या होगा? तो फाइनल में क्या फॉर्मूला होता है? m1 v1 और m2 v2 और डिवाइडेड बाय m1 और प्लस m2। तो ये वेक्टर में होता है, आपको पता है, सब वेक्टर होता है। तो v सेंटर ऑफ मास फाइनल इज इक्वल टू, यहाँ पर हो गया m1 v लिख देंगे, इधर जा रही है, और वो उल्टा आ रही है, तो m2 इंटू 2v लिख देते हैं, और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। बात समझे कि नहीं समझे? कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो आपने क्या पढ़ा कि x सेंटर ऑफ मास जो होता है इनिशियल, वो x सेंटर ऑफ मास फाइनल के बराबर होता है। x सेंटर ऑफ मास फाइनल के बराबर होता है। तो x सेंटर ऑफ मास मतलब यहाँ पर लिखेंगे v सेंटर ऑफ मास इनिशियल इज इक्वल टू v सेंटर ऑफ मास फाइनल। तो v सेंटर ऑफ मास इनिशियल कितना है? रेस्ट में है, मतलब कि चल ही नहीं रहा है। तो v सेंटर ऑफ मास फाइनल, तो v सेंटर ऑफ मास फाइनल क्या होगा? 0 होगा। या ऐसा आप याद टाइप के रखिए कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है ना, एफ एक्सटर्नल 0, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? कांस्टेंट होगा, और ये रिलेशन होगा। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 तो याद रखेंगे, एक्सटर्नल में चेंज नहीं करता है, वही रहता है। क्वेश्चन नंबर 10। A man of mass 50 kg mass, a man of 50 kg mass is standing in a gravity-free space at a height of 10 meter above the floor. Okay, he throw a stone is 0.5 meter per second downwards with a speed of 2 meter per second. Clear है? When the stone is reaches the floor, the distance of the man above the floor will be। पहले बात तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऐसा। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर एक मैन है, इसमें मान लीजिए कि ये बक्सा है फ्री स्पेस वाला, और ये 10 मीटर के दूरी पर है, 10 मीटर की दूरी पर है। तो इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, फ्री स्पेस है, तो एक्सटर्नल फोर्स पहली बार 0 है। फ्री स्पेस है, तो उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, पहली बात। अब ये आदमी जो है कोई एक स्टोन को नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहा है,
कितना स्पीड से ड्रॉप कर रहा है? 2 मीटर पर सेकंड से, 2 मीटर पर सेकंड से। इसका मास कितना है? 0.5 केजी का ये स्टोन है। और आदमी का जो मास है वो कितना है? 50 केजी का है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे आप पुश करिएगा स्टोन को नीचे ना, नीचे की तरफ, तो आदमी थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। अब ये आपको लग रहा है कि ये क्या बात हुई? यहाँ पर फ्री स्पेस है ना, यहाँ पर फोर्स ही 0 है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, यहाँ पर इसका वेट फोर्स भी नहीं लग रहा है। तभी तो इस बक्सा में, ये बक्सा को फ्री स्पेस कर दिया है, बक्सा को मासलेस कर दिया है। अब फ्री स्पेस कर दिया है तो उसमें आदमी को बैठाए हैं 50 केजी का, तो उस पर जो वेट फोर्स लग रहा है वो 0 लग रहा है, क्योंकि वहाँ पर जी का वैल्यू क्या है? 0 है बक्सा में। ओके, तो जैसे ही आप स्टोन को नीचे से मारिएगा ना, तो आप क्या करिएगा? ऊपर चले जाइएगा। इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि आदमी का जो पोजीशन है, ध्यान दीजिए, पहले यहाँ बक्सा था और ये कितना केजी पर था? 10 मीटर पर था, है ना बच्चों? अब ये चला जाएगा यहाँ, मान लीजिए कि ये यहाँ चला गया, मान कर लीजिए जाएगा ही, है कि नहीं? x हो गया। तो ये आदमी जो है 50 केजी का आदमी पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं ना? सिंपल सवाल है। एक बक्सा है जो 10 मीटर ऊपर है ग्राउंड से, बक्सा जो है 10 मीटर ऊपर है, ठीक है ना? तो अब हमको क्या करना है? 10 मीटर ऊपर है, 10 मीटर, हाँ 10 मीटर ऊपर है। अब उस बक्से से आदमी जो है वो 0.5 केजी का एक स्टोन को 2 मीटर पर सेकंड से पीछे फेंक रहा है, नीचे फेंक रहा है। तो बक्सा कहाँ जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो कितना गया? x चला गया। तो सवाल यही है कि अब बक्सा का हाइट निकालना है ग्राउंड से इस घटने के बाद, तो आपको x पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा तभी ना। तो अब इसमें क्या हुआ कि एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया? 0 हो गया। देखो एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया? 0 हो गया। तो मैंने अभी लिखा ना x1, m1, x2 और m2, ऐसे लिखा कि नहीं लिखा? तो m2 का मतलब हुआ 0.5 केजी हुआ स्टोन का। और वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? स्टोन यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा तो 10 मीटर का दूरी तय करेगा। तो ये हो गया आपको 10। क्लियर है? यहाँ पर क्या हुआ बच्चों? यहाँ पर हुआ 10 प्लस x हुआ, क्योंकि यहाँ तो उसको ग्राउंड से कितना मिलेगा? यहाँ रेफरेंस लाइन है, मैंने ओरिजिन यहाँ पर है, तो यहाँ से ये ऊपर चला गया 10, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से ये x ऊपर गया, तो ये हो गया x। अब कितना केजी का है? 50 केजी का है ना? तो नाउ ऐसे लिखेंगे ना, नाउ x इंटू 50 इज इक्वल टू 10 इंटू 0.5। तो x इंटू क्या लिखेंगे बच्चों? 50 इज इक्वल टू 5, ये कट जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1/10, तो x इज इक्वल टू 0.1 मीटर। तो 0.1 मीटर है। तो नाउ इसको मान लेते हैं a, ये मान ले जगह a, यानी ये जगह a था और ये जगह b था, है ना? ये जगह क्या है? c, ये जगह क्या है? c। तो फ्रॉम ग्राउंड, नाउ बॉक्स फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से बक्सा कहाँ चला गया? 10 पहले ही से था और यहाँ पर x ऊपर चला गया, मतलब प्लस x हो गया। मतलब कि 10 प्लस 0.1 यानी 10.1 मीटर आंसर होगा। समझे? है ना? बच्चों को जब सेंटर ऑफ मास पढ़ाई जाती है तो सेंटर ऑफ मास हो गया, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हो गया, कोलिजन हो गया, रोटेशनल हो गया। यहाँ से थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट है। जो भी टीचर आपको थ्योरी पढ़ाते हैं ठीक है, और नहीं तो आप NCERT देख सकते हैं या अच्छी टेक्स्ट बुक को आप देख सकते हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन बनने लगेगा। ठीक है, तो आज का वीडियो में हम बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।